नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पपीते की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी पर जानकारी। बाजरा फसलों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी उपाय। पपीते के बाग हमारे राज्य में आमतौर पर जहां तहां देखे जा सकते हैं। जो किसान सितंबर के महीने में पपीते की रोपाई करना चाहते हैं वे इस समय नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके ही बुआई करनी होगी, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निहारिका। जिन किसानों को पपाया का नर्सरी तैयार करना है उनको प्रभेद में जो इस रीजन के लिए बहुत अच्छा है वो एक रेड लेडी है। उसके लिए सीड्स आता है, हाइब्रिड कंपनी की सीड आती है, जैसे नो यू सीड्स करके कंपनी है, वो ताइवान की कंपनी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ऑथेंटिक है, उसको हम लोग भी यूज करते हैं, आप कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जहाँ नर्सरी बेड प्रिपरेशन करने की बात है, आपको समय समय पे आपको ये देखना पड़ेगा कि सॉइल में मतलब मिट्टी की जांच करनी पड़ेगी। उसके बाद आप उस जगह को चुनाव करें और आप इसमें रेज्ड बेड का कंसेप्ट है, मतलब थोड़ी सी जमीन से ऊंची उठी होनी चाहिए। 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में हम ऊंची उठी हुई क्यारी बनाते हैं इसके लिए। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। दूसरी बात क्या है कि सबसे पहले हमें चाहिए उसमें मिट्टी, बालू और कोकोपिट। इसमें हम क्या करेंगे, कोकोपिट को 2 भाग, मिट्टी को 1 भाग और बालू को 1 भाग ले लेंगे। तीनों को अच्छे तरीके से बारीक भून करके मिला के अच्छे से मिला लेंगे तीनों को। जब तीनों को मिला लेंगे फिर हमारे पास पॉली बैग आता है। जो पॉली बैग है उसमें हमारे पास जो छिद्र बनी होनी चाहिए। छिद्र इसलिए क्योंकि पपीता में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता शुरुआत में नहीं होती है। अगर उसमें हम पानी डाल रहे हैं पॉली बैग में और उसमें ज़्यादा पानी जो है अगर बाहर नहीं निकला छिद्र के से, तो क्या होता है कि पपीता में सीड में जो बीज होता है वो सड़न शुरू दिखाने लगता है। इसलिए हमें ये ज़रूरत है कि हम ऐसे पॉली बैग लें जिसमें हमारे पास उसमें छिद्र बना हुआ हो। फिर उसमें हम जो 2 भाग कोकोपिट, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू को बनाया था मिश्रण, उसको भर देते हैं। मिश्रण को भरने का ये तरीका है कि अच्छे से मिला के पहले भरें और कभी भी पॉली बैग के ऊपरी सतह तक नहीं भरें। थोड़ा सा 1 से 1.5 सेंटीमीटर का गैप ऊपर से छोड़ना चाहिए। वो इसलिए ताकि अगर हम कोई पानी डालें तो वो पॉली बैग के ऊपर से न गिरे बल्कि वो नीचे जाए। उसके बाद उसमें हम लगभग 9 सेंटीमीटर का 1 उंगली से ऐसे छेद बना दें। उसमें कम से कम 2 से 4 हम सीड डालते हैं, 1 से 2 आप डाल सकते हैं सीड। एक सीड डालने का कोई मतलब पपीता में नहीं है कि पपीता में अंकुरण का क्षमता बहुत कम होता है। आप 2 डालिए, 2 में से शायद कोई 1 आ जाएगा। उसके बाद उसको मिट्टी से भर दीजिए और उसमें पानी का छिड़काव कर दीजिए। पानी का छिड़काव आप 1 दिन के अंतराल पे भी कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कोकोपिट सड़ने भी लगता है।
नर्सरी को हमेशा खुले जगह पे रखें और उसको जब हमने सीड का सोइंग कर दिया, बीज को बो दिया, तो उसको पुआल से या किसी पॉलीथीन से या कपड़े से ढक के रखें, इसलिए ताकि बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी उसमें नहीं पड़े, उसमें नमी बनी रहे। अंकुरन करने के जब हम लोग बीज बो दिए हैं तो लगभग 8 से 10 दिन, और इस कंडीशन में जहाँ बहुत टेम्परेचर हाई हो रहा है, हमारा तापमान बहुत बढ़ रहा है, आपको 15 दिन लग जाएंगे अंकुरित होने में, जब आपको 3 से 4 सेंटीमीटर का पौधा मिल जाएगा। और मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको कम से कम 2 वीक का फिर से इंतजार करना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छा खासा आपका रूट, उसमें जड़ का जो है विकास अच्छा हो, तभी जाके आप मेन फील्ड में कर सकते हैं ट्रांसप्लांट। तो आपको लगभग ये 1-1.5 महीने का नर्सरी आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बाजरा की फसलें इस समय कई अवस्थाओं पर है। इस फसल में कई बार कुछ रोगों का प्रकोप हो जाता है, जिससे फसल को अधिक नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि किसान रोगों की समय से पहचान करके सही समय पर समाधान करें। तो बाजरा की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी पहचान और नियंत्रण के लिए क्या करना है, जानेंगे आज की इस विशेष अंश में। प्रदेश में बाजरा खरीफ फसल के रूप में ली जाती है, जिसकी बुवाई जुलाई से अगस्त के पहले पखवाड़े तक की जाती है। अगर आपने सही बीज का चुनाव किया है और फसल की देखरेख सही ढंग से की है तो इस फसल से अच्छी उपज मिलती है, लेकिन कई बार इस फसल को रोगों से अधिक नुकसान होता है। वैसे तो कई रोगी किस्मों का विकास किया जा चुका है, जिनमें रोगों के आने की संभावना कम रहती है। फिर भी अगर किसी कारण रोग लगते हैं तो उसकी पहचान और सही समय पर निदान जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बाजरा में लगने वाले रोगों में अर्गट रोग की। ये रोग लगने पर दाने भूरे काले रंग के हो जाते हैं, जिसमें से काले रंग का रस निकलता है। किसान भाइयों, फसल पर इस रोग के आ जाने पर समाधान करना मुश्किल होता है, इसलिए अगर आपने बुवाई के समय बीज उपचार नहीं किया है और घर का बीज बोया है तो इस रोग से बचने के लिए फूल आने के समय ही मैंकुर जब दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 6 से 7 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें। ऐसा करने से फसल पर रोगों के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बाजरा की दूसरी बीमारी है कंडवा। इस रोग में रोगग्रस्त दाने बनते हैं, जो आकार में बड़े, चमकदार और गहरे हरे रंग के होते हैं। बाद में ये भूरे रंग के हो जाते हैं। अंत में इनमें काले रंग का पाउडर सा भर जाता है। खड़ी फसल में इस रोग का दवा से उपचार संभव नहीं है, इसलिए बुवाई के समय बीज उपचार जरूर करें। जिस खेत में ये रोग आता है उसमें 1 से 2 वर्ष तक बाजरा की खेती नहीं करें। अगर खड़ी फसल में इस रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो रोगी भाग पर कोई पॉलीथीन डालकर पूरे पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर दें। इन रोगों के अलावा बाजरा में हरित बाली रोग की भी समस्या आती है। इस रोग में बालियां हरी हो जाती हैं और झाड़ू की तरह दिखाई देती हैं। इस रोग में भी रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें और मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। ऐसा करने से ये रोग अन्य पौधों में नहीं आएगा। इस प्रकार से इन बताए गए उपायों को अपनाकर बाजरा की फसल को रोग मुक्त करते हुए अच्छी उपज ले सकते हैं। पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो खेती किसानी से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार लोग अपनाकर साल में लाखों की कमाई कर सकते हैं। जो लोग इस व्यवसाय को अपनाए हैं वे अपने मौन बाक्सों का बरसात में खास ध्यान रखें, क्योंकि इनके आहार की सबसे अधिक समस्या इसी समय आती है और शत्रु कीट भी अधिक लगते हैं।
इसलिए बरसात के समय मधुमक्खी पालक क्या क्या सावधानी बरतें, इस पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं सफल मौन पालक निमित सिंह। बरसात के मौसम में मेन मौन पालकों को ध्यान देना चाहिए कि जब मधुमक्खियां बक्से के अंदर होती हैं तो बारिश लगातार होती है, 4 से 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन लगातार दिन रात बारिश होती रहती है। तो उस समय क्या होता है, बक्से के अंदर पराग की कमी हो जाती है और फीड चीनी की मात्रा कम हो जाती है। मौन पालक भाइयों, इस समय फूलों की उपलब्धता कम होने के कारण मधुमक्खियों को पराग एकत्रित करने में परेशानी होती है, इसलिए मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। तो आप किस तरह से दें मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, आइए जानते हैं। तो जब भी बारिश का मौसम, शाम के समय जब भी बारिश कम हो या बारिश ना हो, खूब चीनी ज़्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो और बक्से में डाल देना चाहिए ताकि फीड की मात्रा बक्से में कम ना हो, और जहाँ पे पराग की स्रोत हो वहाँ पे मधुमक्खियों को रखना चाहिए। देखिए, ये जो 3 महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीना मधुमक्खियों के लिए काफ़ी वरदान माना गया है, क्योंकि इस समय मधुमक्खियां बढ़ती भी हैं। जैसे मक्का, बाजरा और तिल और कोहड़े की फसल इस समय शुरुआत होने वाली होती है। तो इस समय जितने भी मौन पालक हैं अपने बक्सों को बाजरे या मक्का या तिल की खेती जहां होती है वहां पे ले जाएं, ताकि अपने बक्से की डिवीजन कर सके। जैसे डिवीजन करने का मतलब एक बॉक्स है, एक बॉक्स को 2 बॉक्स बना लें, या सुपर चढ़ाने के ऊपर ध्यान दें, ताकि जब अक्टूबर आखिरी में या नवंबर पहले हफ्ते में जब उनका यूकेलिप्टस का सीजन चालू हो तो अपना शहद अच्छा पा सके। और रानियां बदल लें, जब बाजरा का फूल चालू हो तो धीरे धीरे करके ग्राफ्टिंग मेथड से, जिसको आता है ग्राफ्टिंग मेथड, जिसको नहीं आता है वो धीरे धीरे कुछ कॉलोनियों की रानियां बदल लें, ताकि सारी रानियां हमारी नई हो जाएं। और जब हमारा सीजन चालू हो तो कोई भी बक्सा ऐसा ना हो जो कुनलेस हो, सब में रानियां रहें, तो हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। मौन पालक भाइयों, बरसात के समय कुछ कीटों द्वारा भी मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण मधु बक्सों में मधुमक्खियों की कमी हो जाती है और शहद उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप इन कीटों से मधुमक्खियों को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। इस समय दिक्कत क्या आती है, सारी जो भी कीटाणु होते हैं बरसात में, पेड़ के जैसे चींटे हो गए और जैसे दीमक हो गया, ये सब जो है बरसात में एक्टिव हो जाते हैं, तो बक्से के अंदर ज़्यादा घुसने के चांस होता है। तो जैसे इस समय जो है अपने बक्से को बचाव के लिए स्टैंड पर रखें। स्टैंड पर रखने से क्या होता है, चींटे नहीं आते हैं। अगर चीनी का घोल बाहर गिर जा रहा है तो चींटे आने लगते हैं उस पर। तो ये ध्यान देना है चीनी देते समय कि चीनी का घोल बाहर ना गिरे, चीनी का पूरा घोल अंदर जाए। और अगर चींटी लग भी रही है तो उसके लिए पर्याप्त जो है उसका साधन है, जैसे BLC पाउडर आता है जो पेड़ के जड़ों में डाल दें, ताकि चींटी वहां से बक्से तक ना आए। अगर चींटी बक्से पे एक बार अटैक कर ली, जो बड़ी वाली लाल वाली चींटी आती है, तो बक्सा पूरा खत्म कर सकती है। इससे बचने के लिए सबसे पहली बात तो जहाँ भी पेड़ जो आपके आसपास जिस भी बगीचे में बक्से रखे हुए हैं वहाँ पे जो भी पेड़ का जड़ है फार्म के अंदर, उस पर BLC पाउडर डाल दिया जाए, अपने बक्सों को स्टैंड पर रखा जाए। तीसरा जो है स्टैंड के नीचे पानी कटोरी रख के पानी में स्टैंड को रखा जाए, ताकि चींटी ऊपर स्टैंड के सारे चढ़ ना पाए। और चौथा, साफ सफाई का पर्याप्त ध्यान रखें। जब भी मौसम खुले बक्से को खोल करके अंदर कोई गंदगी है उसको साफ कर दें। बोरी इस्तेमाल ना करें, इनर कवर इस्तेमाल करें, ताकि बक्से के अंदर का टेम्परेचर पर्याप्त बना रहे। बोरी जो है बोरी इस समय रखने से क्या होता है, बरसात में बोरी गीला हो जाता है और गीला होने के बाद सारे चींटी जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, बोरी सूखता नहीं है। इसलिए इनर कवर रखना सबसे अच्छी बात है बरसात के समय में। इस समय मधुमक्खियों में जैसे बहुत सारे मधुमक्खियों में रेंगने की बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि रेंगने की बीमारी इसलिए आती है क्योंकि पराग की कमी हो जाती है, या बहुत दिनों से मक्खियां कमजोर हैं, बरसात में मक्खी कमजोर हो जाती है तो बीमारी आती है। बीमारी तभी मधुमक्खियों में आएगी जब मौनालय कमजोर है। अगर मौनालय की हमारी स्थिति मजबूत है तो कोई भी बीमारी हमारे मौनालय में नहीं आ सकती है, और आनी भी नहीं चाहिए। अगर कमजोर होगा तभी बीमारी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पर ही
की है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों तक मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की वर्षा भी हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा होने के बाद धूप और फिर बादल की स्थिति बनने से फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप होने की संभावना है। सोयाबीन, मूंग, अरहर, तिल, उड़द और सब्जियों में भिंडी, लौकी, तोरई आदि पर इसका प्रयोग होता है। सफेद मक्खी फसल पर विषाणु जनित पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। रोग के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं तथा पत्तियों पर बेतरतीब ढंग से फैलकर बड़े बड़े चमकदार नीले पीले धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों की मुख्य सिरा के साथ पीली पट्टी बन जाती है और बाद में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। नियंत्रण के लिए मौसम साफ होते ही थियामिथोक्साम 25 WG 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर या इथोफेन प्राक्स 10 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर या एसिटामिप्रिड 20 SP 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। सिंचाई की उपलब्धता होने पर धान की रोपाई करें। रोपाई से पहले पौध को किसी फफूंदनाशी से उपचारित अवश्य करें। खरीफ सब्जियों की फसल की निराई गुड़ाई करें तथा बची हुई उर्वरकों की मात्रा दें। बेल की सब्जियों के लिए मंडप बनाएं। सब्जियों की तुड़ाई भी करते रहें। कीट एवं बीमारियों से फसल को बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तुर्की, जिला सतना के गजेंद्र यादव ने। आपने दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज अपन बात करेंगे कि जो हमारे पशु हैं, विशेष रूप से हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी नस्ल सुधार करें, जिससे हमारा जो पशुपालन का जो व्यवसाय है वो लाभकारी हो सके। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। किसान भाइयों, जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें मुख्य रूप से जो है जो प्रजनन का सही समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो हमारा पशुओं का झुंड है उसमें हम 2 तरह के सांड रखते हैं। जैसे एक आपका टीजर बुल है, जो हमारे जो पशुओं का झुंड है, जो हमारा हेड है, उसमें ये डिटेक्ट करता है, ये पता लगाता है कि ये हमारा गाय गर्मी में है, इसी प्रकार हमारी जो ये बच्चियाँ गर्मी में है। तो ये सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु वास्तव में गर्मी में है या हीट में है या नहीं। उसके बाद किसान भाइयों, आपके जो उन्नत नस्ल के सुधार के नियम के अनुसार हमारे जो भी पशु चिकित्सक हैं या जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो पशु चिकित्सक है, उनको आप उनकी मदद से आप उनको कृत्रिम गर्भाधान के लिए बुला सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। मुख्य रूप से जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु को अच्छी तरह बांध दें या सो हमारा सर्विस क्रेट है उसमें खड़ा करें। उसके बाद उसको जो उसका गुदा द्वार है वहाँ से उसको एनिमल डंग है, जो गोबर है, उसको निकालें। और उसके बाद जो आपकी जो इंजेक्टर गन है उसको उसके माध्यम से स्ट्रा का जो सीरा पहले आप कैंची से काटें। उसके बाद उसको जो स्ट्रा है उसको लोड करें गन पे, और उसके बाद उसको उसकी योनि है उसमें उसको बड़ी सावधानी से इंजेक्ट कराएं।
और उसको सर्विस का जो मुख है वहाँ उसको गर्भनाल में उसको छोड़े, तब जाके हमारा ये जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।